हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है, थोड़ा अपना ध्यान भी रखिएगा। इसके साथ साथ पढ़ाई को बंद नहीं करना है, ठीक है ना। रिदम नर्सिंग एकेडमी आपको एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, यानी कि आपके एक और चांस है आपके लिए सिलेक्शन लेने का और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने का। आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। बहुत बढ़िया जगह है। गोवा के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी, दिल्ली के अंदर पोस्टिंग मिलेगी। देखिए दोनों ही बेहतरीन है। गोवा जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, और दिल्ली तो आपको पता ही है राजधानी है, तो राजधानी के अंदर भी जॉब करने का आपको मौका मिलेगा। रिदम नर्सिंग एकेडमी, ट्राई सिटी चंडीगढ़। और इन सब वैकेंसियों के लिए अगर आपने अपनी नॉलेज को अपडेट करना है, बेहतर बनाना है, तो आपसे क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आपको रिदम नर्सिंग एकेडमी से आकर के कनेक्ट होना होगा। देखिएगा वैकेंसी इस तरीके से है। इसमें बहुत सारी वैकेंसियां हैं, सारों पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ अपने काम की बात करेंगे। जब अपने काम की बात करेंगे तो देखिएगा, आ जाइएगा पॉइंट नंबर 7। किस पर आएंगे? पॉइंट नंबर 7। जब पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे तो देखिएगा पॉइंट नंबर 7 बता रहा है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है टोटल, तो देखिएगा ये वैकेंसी है कहाँ पर। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। तो ये वैकेंसी है आपकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। आप अहम समझ लेना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। किसकी बात करेगा? आयुर्वेदा। बहुत ही बढ़िया पोस्टिंग होती है, कोई बहुत ज़्यादा फालतू का झंझट नहीं रहता है। अपना काम करो, मस्त रहो। देखिएगा यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को बोलते हैं अपन AIIA, ठीक है ना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। अब देखिए इसमें किस तरीके की वैकेंसी है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। यानी टोटल वैकेंसी है वो कितनी है? 40 है। कितनी है? 40, जिसमें से 34 जो आपको देखने को मिलेंगी वो कहाँ पर मिलेंगी? न्यू दिल्ली के सेंटर के अंदर। और 6 वैकेंसी है वो कहाँ पर मिलेंगी? गोवा के अंदर है। कहाँ पर है? गोवा। और ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। हर चीज़ की वैकेंसी है, ठीक है ना। डॉक्टर्स की है, सर्जन की, लैब टेक्नीशियन है, आपके यार दोस्त मतलब जो भी है किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, CSST डिपार्टमेंट है, सीनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की है, जूनियर योगा इंस्ट्रक्टर, इन सब की वैकेंसी है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास में सब देख सकते हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ अपने नर्सिंग ऑफिसर की बात करेंगे। नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड किस तरीके की वैकेंसी उनकी बात कर रहे हैं। देखिएगा यानी टोटल कितनी वैकेंसी है? 40 वैकेंसी है। क्लियर है। जिसमें से दिल्ली के अंदर कितनी पोस्टिंग मिलेगी? 34 को पोस्टिंग मिलेगी, और 6 को कहाँ पर मिलेगी? गोवा के अंदर। क्लियर है। अब ये वैकेंसी किस किस तरीके से है वो भी क्लियर कर देते हैं। जिसमें से देखिएगा यानी कि जब UR की बात करते हैं, क्लियर है, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, तो उसके लिए 18 वैकेंसी है। कितनी है? 18 वैकेंसी। आगे समझ में। UR में से जो EWS है, क्या है? EWS की जो वैकेंसी है वो है 4। कितनी है? 4। यानी कि टोटल अपॉर्चुनिटी हो गई 22 वैकेंसी। कितनी हो गई? 22 वैकेंसी। इसके अलावा देखिएगा 10 वैकेंसी किसकी है? OBC की। 10 OBC। क्लियर है बात समझ में। देखिए 5 SC और 3 ST। इस तरीके की वैकेंसी आपको टोटल देखने को मिलेंगी। टोटल वैकेंसी हो गई 40। कितनी हो गई? 40। 34 दिल्ली, 34 दिल्ली, 6 गोवा। याद रखना 34 दिल्ली, 6 गोवा। अब गोवा वालों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिल्ली वालों को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत सबको ही करनी पड़ेगी। अब देखिएगा जिसमें से अनरिजर्व UR की वैकेंसी 18, EWS की है कितनी? 4। टोटल 22 वैकेंसी है। उसके बाद में अगर कैटेगरी बात करते हैं OBC की, तो फिर कितनी हो गई? 10 वैकेंसी। 5 हो गई SC और 3 हो गई ST। तो सभी के लिए बेहतरीन मौका है। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर किसी भी तरीके से 80-20 का रेशियो नहीं मिलेगा। तो लड़कों के लिए एक बेहतरीन चांस है कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, जो सफ़र कर रहे हैं 80-20 के रेशियो की वजह से। क्लियर है दोस्तों। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी रेशियो नहीं है। तो ये वैकेंसियों की डिटेल है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अपन बताएंगे कि इसके अंदर क्या फीस रहेगी, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा। देखिएगा इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अपन बात करें किसकी? हाँ देखिएगा
देखिए इसके बाद अपन पे स्केल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? पे स्केल की। जब पे स्केल की बात करेंगे तो टोटल वैकेंसियों के बाद में कौन से लेवल पे आएगा? ये स्टाफ नर्स का लेवल 7 होगा। कौन सा होगा? लेवल 7, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। देखिएगा इसमें से 44,900 आपका क्या रहेगा? बेसिक रहेगा। पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा 7 CPC। वैकेंसियों की डिटेल यही है सेम, यानी कि 10 OBC की हो गई, 5 ST, 3 ST और 4 EWS। और एज रिलैक्सेशन, एज जो रहेगा अगर किसी भी तरीके से रिलैक्सेशन की बात नहीं करेंगे तो 35 ईयर रहेगा। कितना रहेगा? 35 ईयर, जो कि नॉर्मली रहता है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अपन बात करें किसकी? क्वालिफिकेशन की। क्लियर? ये सारा सब कुछ हम आपको पहले बता चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होगा दैट इज द क्वालिफिकेशन। किसकी बात करेंगे? क्वालिफिकेशन की। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब परमानेंट जॉब है। क्लियर है? किसी तरीके का कोई टेम्परेरी बेसिस चीज नहीं है, परमानेंट जॉब है। इसके अंदर देखिएगा एक चीज इसके अंदर ऐड की गई है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा BSc नर्सिंग रेगुलर कोर्स, नर्सिंग 4 ईयर का होता है। आयुर्वेदा, BSc नर्सिंग आयुर्वेदा किया हो या जनरल किया हो 4 ईयर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हो 2 ईयर कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। क्लियर है? या तो क्या होना चाहिए? BSc नर्सिंग आयुर्वेदा होना चाहिए, BSc नर्सिंग नॉर्मली 4 ईयर का कोर्स होता है वो होना चाहिए। क्लियर है? या फिर पोस्ट BSc किया हुआ वो होना चाहिए। शुड बी रजिस्टर्ड एज अ रजिस्टर्ड नर्स, यानी कि जो जनरली रजिस्टर्ड होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सारा का सारा क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्लियर है? INC या फिर SNC, जो भी स्टेट लगता है उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। फॉर BSc नर्सिंग आयुर्वेदा कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड स्टेट आयुर्वेदा नर्सिंग काउंसिल और बोर्ड। जिन्होंने BSc नर्सिंग किया है किससे? आयुर्वेदा से। किससे किया है? आयुर्वेदा से। तो उनको भी आयुर्वेदा नर्सिंग काउंसिल है उससे क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्लियर है बात समझ में? यानी आयुर्वेदा BSc नर्सिंग होगा और जनरल BSc नर्सिंग होगा, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होगा, उनके लिए होगा। उसके बाद में देखिए GNM यानी डिप्लोमा ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल से, जिसने किया हुआ GNM वालों के लिए भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वो क्या कर सकते हैं? इसकी तैयारी कर सकते हैं। शुड बी रजिस्टर्ड एज अ रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। तो जो भी है, चाहे GNM किया हो, डिप्लोमा किया हो, आयुर्वेदा में BSc किया हो, कुछ भी, सारे के सारे क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड होने चाहिए। और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट 1। आगे समझ में? इसका मतलब ये किसके लिए है? 1 इसके लिए। आगे समझ में? इसका मतलब है यानी जिन्होंने GNM किया है उनको मिनिमम कितने? 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। क्या चाहिए? 2 ईयर का एक्सपीरियंस। और कितने बेड का होना चाहिए? 100 बेड का होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि 2 ईयर एक्सपीरियंस को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। लेकिन जब बात करें किसकी? BSc नर्सिंग की या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की या आयुर्वेदा BSc नर्सिंग की, तो उनके लिए किसी भी तरीके का नो एक्सपीरियंस, उनके लिए किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फ्रेशर्स कैंडिडेट इसके अप्लाई कर सकते हैं और अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए देखिए रेगुलर कोर्स इन डिप्लोमा ऑफ आयुर्वेदा नर्सिंग एंड फार्मेसी 2.5 ईयर कोर्स होता है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। नेक्स्ट, शुड बी रजिस्टर्ड एज ए स्टेट आयुर्वेदा नर्सिंग काउंसिल और बोर्ड से, वो जो डिप्लोमा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके लिए भी कितने ईयर का चाहिए? 2 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम 100 बेड हॉस्पिटल फ्रॉम दी रिक्वायर्ड। आगे समझ में? तो इसका मतलब आयुर्वेदा में डिप्लोमा किया हो या नर्सिंग में, जनरल नर्सिंग में भी डिप्लोमा किया हो, दोनों के लिए क्या चाहिए? 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन जिसने क्या किया हो? डिग्री किया हो, चाहे वो आयुर्वेदा में किया हो या BSc नर्सिंग का पोस्ट बेसिक का किसी का भी डिग्री किया हो, उसके अंदर क्या नहीं चाहिए? एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात देखिएगा डिजायरेबल क्या रहेगा इसके अंदर, ये भी, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। डिजायरेबल थिंग्स यानी प्रीफरेंस किसको देंगे? क्लियर है? प्रीफरेंस की बात करेंगे तो देखिएगा फॉर आयुर्वेदा नर्सेज वर्किंग एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड आयुर्वेदा हॉस्पिटल। ठीक है, ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है, प्रीफरेंस मिल सकता है। एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेबल स्प्रेड शीट्स और प्रेजेंटेशन, मतलब कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्यूटर का नॉलेज असेसमेंट होना चाहिए, इसलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे दैट इज दी फीस की। किसकी बात कर लेते हैं? फीस कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी फीस की, उसकी बात कर लेते हैं। जनरली एप्लीकेशन फीस, देखिए जब एप्लीकेशन की फीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस इज पेएबल ऑनलाइन ड्यूरिंग एप्लीकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे ऑफ
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का खुद का जनरेट होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल एज अ डिटेल गिवन बिलो। यानी ग्रुप ए की जो भी पोस्ट रहेंगी उनके लिए क्या रहेगा 1000 रहेगा फॉर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और 500 रहेगा फॉर एससी एसटी। आगे समझ में? तो ये है यानी ग्रुप ए की जो वैकेंसी रहेंगी किसकी रहेंगी, ग्रुप ए की बात करेगा तो ग्रुप ए के लिए 1000 फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। जो ईडब्ल्यूएस होगा जनरल होगा ओबीसी के लिए उसके लिए क्या रहेगा 1000 और इसका हाफ हो जाएगा 500। ये रहेगा किसके लिए, एसटी एससी के लिए। किसके लिए रहेगा, एसटी एससी के लिए। आगे समझ में? अब नेक्स्ट अपन बात करें ग्रुप बी और सी के लिए। किसके लिए बात करेंगे, ग्रुप बी और सी के लिए। जब ग्रुप बी और सी के लिए बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि जो 1000 है वो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। किसके लिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और जो 500 है वो कितना हो जाएगा 250 कितना हो जाएगा 250 किसके लिए, एसटी एंड एससी के लिए। आगे समझ में? तो ये ग्रुप बी का क्या है, फीस रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में वही सेम ट्रांजैक्शन फीस जो होगी वो आपको अलग से देनी पड़ सकती है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, नो एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैंडीकेप कैंडिडेट एंड कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर डेपुटेशन पोस्ट। जो डेपुटेशन पोस्ट पर आएंगे, ठीक है ना, जैसे कि मिलिट्री सर्विसेज वगैरह हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं जो फिजिकली हैंडीकेप है पीएच होते हैं उनके लिए क्या नहीं है, ये फीस एप्लीकेबल नहीं है। आगे समझिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन नॉट सपोर्टेड बाय द एप्रोप्रिएट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर प्लेबिंग फी रिलैक्सेशन अंडर द रिजर्व कैटेगरी। जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको वह तभी होगा जब उस कैटेगरी से रिलेटेड उनके पास डिप्लोमा वो सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट के बेस पर ही क्या होगा उनको एग्जेम्पशन मिलेगा। इन केस अ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वन मोर देन वन पोस्ट एप्लीकेशन विल बी पेड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। आगे समझ में? अगर आपसे एक से ज़्यादा फॉर्म भरने हैं तो एप्लीकेशन फीस के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा, अलग अलग फीस देना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, एप्लीकेशन फी वंस पेड सेल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस। एक बार आपने फीस दे दी उसके बाद में रिटर्न नहीं होगी, ये कहीं से भी नहीं होती है। इसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन किस में मिलेगा। नॉर्मली हमने देखा था एज कितना है 35 ईयर है। कितना है 35 ईयर है, लेकिन फिर भी कुछ एज रिलैक्सेशन होते हैं कैटेगरी वाइज। तो देखिएगा एज रिलैक्सेशन की जब बात करेंगे तो एज लास्ट ऑन रिसीव्ड एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट होगा उसके हिसाब से एज को कंसीडर किया जाएगा। और सेकेंडरी एजुकेशन का जो मार्कशीट होगा उसी के बेस पर क्या होगा, आपके डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद में नो एज रिलैक्सेशन शुड बी अवेलेबल टू एसटी एससी ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ये भी याद रख लेना, जो एसटी एससी और ओबीसी के कैंडिडेट हैं अगर वो किसमें, जनरल में फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनके लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। कैटेगरी के अंदर ही क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। परमिसिबल रिलैक्सेशन फॉर अपर एज लिमिट फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेशन इज अंडर। आगे समझिए, जो गवर्नमेंट का रूल है उसी के हिसाब से परमिट किया जाएगा। देखिएगा क्या का रिलैक्सेशन रहेगा, यानी 35 ईयर है एसटी एससी के लिए, इसमें 5 ईयर का क्या मिल जाएगा एक्सपीरियंस, तो 35 + 5 यानी कि कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ये 40 ईयर के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर का है तो 35 + 3 35 + 3 यानी कि 38 ईयर तक क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट। नेक्स्ट देखिए पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे, और पीडब्ल्यूडी विद ओबीसी, अगर ओनली पीडब्ल्यूडी है तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी 35 + 10 कितना हो गया टोटल 45 ईयर का क्या है कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है 45 ईयर तक। नेक्स्ट देखिए पीडब्ल्यूडी विद किसका है, ओबीसी का है, तो फिर 35 + 13 उसको कितना मिलेगा 13 ईयर का मिलेगा, मतलब 48 ईयर तक क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। आगे समझ में, 35 ईयर है और प्लस 13 ईयर का क्या हो गया, वो हो गया, तो 35 + 13 48 ईयर तक क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में पीडब्ल्यूडी है किसके साथ में, एसटी एससी कैटेगरी के साथ में, तो उसको कितना है 15 ईयर है, तो मतलब 35 + 15 यानी कि 50 साल का बंदा भी क्या कर सकता है, इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। क्लियर दोस्तों, देखिए बढ़िया। नेक्स्ट एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे, तो देखिए मिलिट्री सर्विसेज +3 ईयर। आगे सर जितनी सर्विसेज की उसने, जैसे कि मान लीजिए बंदा जो सर्विसेज करके आया मिलिट्री का 35 ईयर का आया है, आगे समझ में, या 45 ईयर तक उसने सर्विस की है, उसके बाद में 3 ईयर का और उसको क्या मिलेगा, छूट मिलेगी और रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब 48 ईयर तक क्या कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे फॉर ग्रुप एंड बी पोस्ट लेवल 6 एंड एबव सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए क्या मिलेगा, छूट मिलेगा कितने 5 ईयर का। और नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज ओबीसी
who have rendered not less than 3 year regular and continuous services on closing date of received application, तो उसके लिए कितना रहेगा 8 ईयर का रहेगा। कितना रहेगा 8 ईयर का। आगे समझ में। और सेंट्रल गवर्नमेंट SC ST है तो उसके लिए कितना रहेगा 10 ईयर रहेगा। आगे समझ में। देखिए जनरल का 5 ईयर हो गया, OBC का 8 ईयर हो गया, और किसका ST SC का कैंडिडेट है जो सिविलियन सर्विसेज में, उसके लिए कितना रहेगा 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन नॉर्मली प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है। तो ये एज के बारे में सारा सब कुछ आपको क्लियर कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आप इसके लिए आज से ही तैयारी में लग जाइए। तो ये सारा का सारा क्या है वैकेंसी का डिटेल है जो आपको बताया गया है, याद रख लीजिएगा। यानी कि वैकेंसी कहां पर है, दिल्ली एंड गोवा, सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर है। कितनी वैकेंसी है टोटल 40। कितनी है 40। दिल्ली के अंदर कितनी है 34। गोवा के अंदर कितनी है 6। क्लियर होगी बात समझ में। इसमें से देखिए अगर किसकी बात करेंगे अपन UR की, तो UR के लिए कितनी है 18। EWS के लिए कितनी है, EWS के लिए 4, यानी 22 वैकेंसी हो गई। उसके बाद में देखिए किसके लिए बात करेंगे OBC के लिए। जब OBC की बात करेंगे तो कितनी वैकेंसी है, सॉरी 10। कितनी वैकेंसी है 10। जब किसके लिए बात करेंगे SC के लिए कितनी है 5। जब बात करें किसके लिए ST के लिए कितनी है 3। कितनी है 3। इस तरीके से टोटल वैकेंसी है जो आपको देखने को मिलेंगी। सारे के सारे रेडी हो जाइए और तैयारी में जुट जाइए। क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।